नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यहां पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि तारीखें अब साफ हो चुकी हैं और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर 14 फरवरी को मतदान होने वाला है। वो 70 सीटें भी यहां पर स्पष्ट कर दी गई हैं कि यहां पर किस तरह से मतदान होना है। अगर 14 फरवरी की तारीख की बात की जाए तो उसी के हिसाब से ही तमाम पार्टियों ने अपना अपना इंतजाम करना भी शुरू किया है। इंतजाम के मायने यही कि किस तरह से यहां पर रैलियां होंगी, किस तरह से यहां पर लगातार चुनावी शंखनाद किया जाएगा। और दूसरे चरण में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन उत्तराखंड में वो पहले चरण में ही यहां पर मतदान संपन्न हो जाएगा। साथ ही 7 मार्च को आखिरी चरण होगा और 10 मार्च को मतदान के बाद की काउंटिंग की जाएगी और यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी बढ़त मिली है। तो ये बड़ा फैसला यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट हो चुका है। तमाम वो चीजें यहां पर स्पष्ट की हैं चुनाव आयोग ने कि कौन कौन से यहां पर मायने होने वाले हैं, कौन कौन से नियम होने वाले हैं और नियमों के आधार पर यहां पर यह भी तय किया जाएगा कि क्या किसी ने नियम को तोड़ा है और अगर तोड़ा होगा तो उसके विरुद्ध भी यहां पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी 15 जनवरी तक हर तरह की राजनीतिक रैली पर रोक लगाई गई है और उत्तराखंड राज्य ने 16 तारीख तक पहले से ही इस पर रोक लगाकर रखी हुई है। यह भी अपने आप में एक अभूतपूर्व बात रही। यहां पर चुनाव आयोग ने भी आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर स्पष्ट किया कि 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली नहीं हो पाएगी, किसी भी तरह का आयोजन नहीं हो पाएगा। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने इसको एक दिन आगे तक एक्सटेंड कर रखा है। पहले से ही उत्तराखंड की सरकार ने स्पष्ट कर रखा था कि 16 जनवरी तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक रैली नहीं की जा सकेगी, किसी भी तरह की गैदरिंग नहीं होगी। अब जब यह साफ हो चुका है कि 690 विधानसभाओं में लगातार उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर 70 विधानसभा सीटें हैं। इसमें कितनी बढ़त यहां पर बनाने वाली है बीजेपी, कितनी बढ़त कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि पिछले आंकड़े की बात करें तो उत्तराखंड में 56 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जिनमें से लगभग 11 इसमें कांग्रेस के हाथ में आई थी और 2 अन्य के खाते में चली गई थी। अब की बार क्या समीकरण बैठेगा, इस पर हम यहां पर यह समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उत्तराखंड में सियासी समीकरण अब और तेजी के साथ बदलेंगे। पार्टी में आना और जाने का सिलसिला क्या अब शुरू होगा। क्या बड़े नेताओं की जिस तरह से लगातार यहां पर डिमांड की जा रही थी, लगातार एक कहा जा रहा था कि बड़े चेहरों को मैदान में उतरने की जरूरत है, क्या अब बड़े चेहरों को देवभूमि फिर से एक बार देखने वाली है। क्या पार्टी के आला कमान और स्टार प्रचारक अब मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से मुद्दों की बात की जाए तो उत्तराखंड में बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी को लेकर, साथ ही जो केंद्र प्रायोजित तमाम योजनाएं हैं उनकी सफलता असफलता के मापदंडों के बीच लेकर राज्य सरकार ने किस तरह से काम किया या नहीं किया, इस पैमाने के बीच में अब की बार चुनाव उत्तराखंड में यहां पर होने वाला है। जिस तरह से लगातार विपक्ष ये बोल रहा है कि नहीं मुख्यमंत्री बार बार बदले, तो यहां पर सत्ता पक्ष भी बार बार ये आंकड़े उपलब्ध करा रहा है कि हुआ तो आपके समय में भी था। आखिर इस बात को इतना ज्यादा तूल देने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जनता के लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ अहम है देवभूमि में तो वो सिर्फ और सिर्फ विकास है। चेहरा किसने बदला नहीं बदला इस पर बहस अगर करने को आएंगे तो हर एक पार्टी का ऐसा ही कुछ राजनीतिक इतिहास रहा है। अगर यहां पर कांग्रेस की बात की जाए तो वहां पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया था, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो इसमें भी चेहरा बदला। लेकिन लगातार विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश में है कि मुख्यमंत्री के चेहरों के आधार पर भी जनता के बीच में जाएंगे, मगर सत्ता पक्ष इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। सत्ता पक्ष ने कहा कि हमने जो विकास के कार्य किए उसको गिनने की जरूरत है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बार बार हर रैली से इस बात का संबोधन किया, उद्बोधन किया कि हमने भले ही छोटा सा समय हमको मिला है लेकिन 100% कार्य करने की गारंटी मैं यहां पर लेकर चला हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूं, बहुत ही तेजी के साथ काम कर रहा हूं। और जिस तरह से यह बार बार पूछा जा रहा है कि अगर इतने छोटे कार्यकाल में आप ठीक से अपनी योजनाओं को डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका जवाब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही विश्वास के साथ देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे थोड़ा सा समय मिला है उसमें भी तमाम उन योजनाओं को मैंने शुरू किया है जो कि निचले तबके तक लाभ को लेकर जाएंगी। अगर महिलाओं की बात की जाए उनके संबंध में, आशा कार्यकर्तियों की बात की जाए उनके संबंध में, जो तमाम वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनके संबंध में उत्तराखंड की सरकार ने काम किया। तो इस पर हम यहां पर तमाम मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तारीखों के ऐलान के साथ उनकी तैयारियों में भी कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हमारे साथ बीजेपी के भी
यहाँ पर प्रवक्ता होंगे हमारे साथ, यहाँ पर सीमा डोरा होंगी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा की, साथ ही डॉक्टर आरपी रतूड़ी होंगे प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, और हेमा भंडारी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के होंगे। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे अब क्या, क्योंकि अब बिगुल बच चुका है और प्राइम न्यूज ने जिस तरह से सबसे पहले हर खबर को आपको दिखाया है, हमने तमाम विधानसभा सीटें आपको बताई, हमने आपको तारीखें भी बताई, हमने आपको दिन बताया कि किस दिन कहां पर मतदान आपको जाकर करना है। उत्तराखंड की बात की जाए तो इसमें 14 फरवरी की ये तारीख सुनिश्चित की गई है जिसमें आप जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 21 जनवरी से यहां पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मतलब यहां से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही अगर लास्ट डेट की बात की जाए उत्तराखंड में, तो अगर आप अपना नामांकन करना चाहते हैं तो 28 जनवरी 2022 ये वो तारीख है जब अंतिम तारीख होगी अगर आपको नामांकन भरना है। साथ ही अगर स्क्रूटनी होनी है, मतलब ये जांचा जाएगा कि जो भी आपने नामांकन प्रपत्र भरा है उसमें सूचनाएं या जानकारी कितनी दुरुस्त है, उसकी तारीख भी 29/1 है। और अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं अपने नामांकन से, अगर आप प्रत्याशी के तौर पर अपने नाम को वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी 31 जनवरी की तारीख तय की गई है। और जब सब कुछ दुरुस्त रहेगा, जो जो प्रत्याशी फाइनल हो जाएंगे उन पर जाकर चुनने का अधिकार, जो मताधिकार है आपका, उसका इस्तेमाल आप 14 फरवरी को कर पाएंगे। और इसकी जो परिणति है, जो अंतिम परिणाम है, वो यहां पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा 10 मार्च को। 10 मार्च को काउंटिंग होगी और ये साफ हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का किंग कौन है। बिगुल बच चुका है, तमाम पार्टियों ने लगातार तैयारियां कर रखी थी, उन तैयारियों के हिसाब से किस पार्टी के पास क्या कुछ जाने वाला है यह समझने की जरूरत है। और यहां पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में 17 विधानसभा सीटों के हिसाब से यहां पर हर पार्टी ने अपनी तैयारी की है। तमाम सीटों को लेकर उत्तराखंड में भी यह माना जा रहा है कि जिस तरह से धारचूला की बात की जाए, सितारगंज की बात की जाए, डोईवाला की बात की जाए, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इनमें कौन सी पार्टी अपना दखल दे पाएगी, इसमें कौन सी पार्टी अपने वर्चस्व को दिखा पाएगी। और देहरादून भी बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि देहरादून में भी लगातार ये माना जाता है कि जनता का झुकाव बदलता रहता है। यहां पर किस पार्टी का सिक्का चलने वाला है, यह भी समझना बहुत जरूरी होगी। और जो बेरोजगारों को लेकर तमाम तरह की योजनाएं राज्य की सरकार ने शुरू की थी, क्या राज्य सरकार की योजनाओं से जनता सहमत है, या जिस तरह से विपक्ष लगातार दावा करता है कि जो भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात हो, चाहे घसियारी योजना की बात हो, गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात हो, इससे जनता कितनी संतुष्ट है। साथ ही देवस्थानम बोर्ड को जिस तरह से भंग कर दिया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय से ये मांग बार बार उठाई जा रही थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, उससे तमाम पुरोहितों के, तमाम पुजारियों के हितों में सेंध लग रही है, उसको भी भंग कर दिया पुष्कर सिंह धामी में। आशा कार्यकर्त्रियां लगातार जिस तरह से आवाज उठा रही थी कि हमारे वेतनमान में वृद्धि की जानी चाहिए, उसमें भी वृद्धि यहां पर सरकार की तरफ से की गई। लेकिन बार बार विपक्ष का यह समझाना कि कार्य हुआ नहीं है, 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, हमको मौका मिलेगा तब हम करके दिखाएंगे, इन दावों में भी कितना दम है, यह भी समझने की यहां पर जरूरत है। तो हम आपको हर वो बारीकी अब यहां पर समझाने वाले हैं। प्राइम न्यूज आपको हर उस द्वंद्व की तस्वीर दिखाएगा जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने वाले। जनता जनार्दन होती है, अक्सर ये राजनीतिक पार्टियां ही बोलती आई हैं कि जनता है, सब कुछ जानती है। वो ये जानती है कि उसका हित कहां पर है, वो जानती है कि किसके घोषणा पत्र में कितना दम है। और जो लगातार ये राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहा जाता रहा है कि मुफ्त एक शब्द इंटर कर चुका है, अगर पहाड़ की बात करें, पहाड़ प्रदेश की बात करें, तो मुफ्त की राजनीति की बात भी बार बार यहां पर की जाती रही है। तो मुफ्त की राजनीति को लेकर भी यहां पर जनता कितनी सक्रिय है, जनता उसको कितना संवेदनशीलता के साथ लेती है, जनता उसको कितना प्राथमिकता देती है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या जनता उन तमाम मुद्दों की तरफ अपने आप को खींच कर ले जाती है जो शायद विकास से सीधे संबंधित नहीं है लेकिन जनता के लाभ से संबंधित हो सकते हैं। और इसको लेकर भी अब विमर्श लगातार पहाड़ प्रदेश में छिड़ा हुआ है। जनता भी ये जानना चाहती है कि अगर सरकार आती है तो हमको कितना लाभ सीधे पहुंचने वाला है। इस तरह में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सीधे एक दूसरे पर कटाक्ष करती हुई नजर आती हैं। हर कोई ये बोल रहा है कि सरकारी जुमलों से या तमाम उन कपोल कल्पित वादों से कुछ नहीं होने वाला। हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में यहां पर जुड़े हुए हैं। आपको मैं पहले एक बार उनसे रूबरू करा दूं। हमारे साथ सीमा डोरा हैं, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। साथ ही डॉक्टर आरपी रतूड़ी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। तो सबसे पहले सीमा डोरा, तारीखों का ऐलान हो चुका है, यह तय हो चुका है कि 14 फरवरी को यहां पर जनता जाएगी, बटन दबाएगी, किस्मत तय कर देगी। कितनी तैयारी है आपकी? जी,
तैयारी तो तब करी जाती है जब कहीं भी हमने पूरे 5 साल काम ना करा हो। हमने तो निरंतर 5 साल लगातार काम करते आए हो और विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। जनमानस के हित के लिए हमने हमेशा काम करा है, चाहे गांव, गरीब, किसान, महिला, समस्त के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती रही है। और निरंतर योजनाएं भी हम लॉन्च करते रहे हैं सबकी भलाई के लिए। तो इसमें तैयारी जैसी कोई बात नहीं, हमने निरंतर प्रयास किए, निरंतर कार्य करे हैं। तो जब भी हमको चुनाव आयोग टाइम दे देती है, हम तो वैसे भी तैयार ही हैं। तो मतलब आप पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार इस बात को लेकर ही आपके ऊपर हमला कर रहा है कि 5 साल बीत गए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। का तो काम है कहना, क्योंकि 4.5 साल विपक्ष तो सोता है। जब उनको एडवाइस देनी होती है, जब उनको कहना होता है कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम रहेगी, ये कमियां रहेगी, तब कर दो, तब तो वो कुछ नहीं बोलते, सोते हैं। लेकिन जब वो 6 महीने रह जाते हैं ना लास्ट के, और कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, जब लोग भूखे मर रहे थे, तब विपक्ष भी सोया पड़ा था। उस विपक्ष को बिल्कुल चिंता नहीं थी कि जनता क्या कर रही है, जनता किस तरीके से सर्वाइव कर रही है। लेकिन विपक्ष तब चिल्लाता है जब वो सिर्फ 4 महीने या 4.5 महीने बच जाते हैं लास्ट के, ताकि वो किस तरीके से लोगों को गुमराह कर सके। ये तो उनका काम है, अटकाना, भटकाना और लटकाना और गुमराह करना लोगों को, वो यही करते आ रहे हैं। और वो जब अब रैली हमने जब चुनाव आयोग को कहते थे कि भाई हम लोग को इतनी दिनों से कंटिन्यू में डिबेट में थी कि आप रैली बंद क्यों नहीं करा रहे हो, चलो अब बंद करा दी। तो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमको टाइम नहीं दिया इसलिए इन्होंने बंद करा दी। तो ये लोग तो खैर कभी सेटिस्फाइड होंगे नहीं, क्योंकि ये लोग कभी भी विकास की राजनीति नहीं करते। ये लोग वोटों की राजनीति करते हैं। ये सिर्फ वोटर्स खरीदते हैं और वोटर्स को फुसलाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि जनता कितनी दुखी है, जनता को क्या किस चीज की जरूरत है। ये सिर्फ इस तरह की राजनीति करते हैं जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर आरपी रतूड़ी मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी, तारीख का ऐलान हो चुका है 14 फरवरी, और जिस तरह से उत्तराखंड राज्य की बात करें तो अभी 16 जनवरी तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक रैली हो नहीं पाएगी। मतलब अगर सीधी तैयारी की बात की जाए तो 20 से 25 दिन का समय मिलेगा वोटिंग से पहले, जिसमें आप जाकर जनता के बीच में अपनी बातों को प्रमुखता के साथ अब और एक बार रख पाएंगे। उसके बाद तो जनता फैसला कर ही देगी। कितनी तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए आलोक जी, हर राजनीतिक दल को मालूम है कि चुनाव में जाना है और चुनाव की तैयारी निश्चित तौर पर कांग्रेस सदैव तैयार रहती है, क्योंकि हमारे पास तो मसाला भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप दे रखा है। अभी हमारी बहुत बुद्धिजीवी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि विपक्ष होता है। अरे भाई, आप तो जाग रहे थे 4.5 साल बाद आपने मुख्यमंत्री क्यों बदले? आप तो बहुत जाग रहे थे, आप 4.5 साल क्यों सो रहे थे? अगर वो मुख्यमंत्री ठीक काम नहीं कर रहे थे तो आप पहले बदल देते। आपने 3 मुख्यमंत्री बदल करके संदेश दे दिया कि हम 4.5 साल सो रहे थे और अब नया एक सगुफा के युवा मुख्यमंत्री दे दिया। अरे तो त्रिवेंद्र जी बहुत बूढ़े थे क्या, या तीरथ सिंह जी बहुत बूढ़े थे क्या कि जो आज नया युवा आ गया? अरे आपके 5 साल के जो कार्यक्रम आपने दिए थे, आप पहले सीमा जी अपना जो संकल्प पत्र है जिसमें 9 संकल्प थे, जरा उसका अध्ययन करें। आपने उत्तराखंड की महिलाओं को क्या कहा था कि शराबबंदी करेंगे? आपने शराब को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। आपने मोबाइल वैन से शराब ढोने का काम किया। और जहां कुंभ क्षेत्र मुनि की रेती मानी जाती है कि ये पवित्र ऋषियों की भूमि है, ऋषिकेश के बगल में आपने शराब की दुकान खोली। ये पहली बार हुआ। तो आप तो केवल शराब प्रेमी और खनन प्रेमी सरकार सिद्ध हुई है इन 5 सालों में। और अगर आपके 4.5 साल और 5 साल के कार्यकाल इतने बेहतर थे, जनता इसमें थे, तो आपका जब दूसरी लहर कोरोना की थी, आपके क्वारंटीन सेंटर में कोई फांसी लगा रहा था तो किसी को सांप काट रहे थे, ये तो आपकी व्यवस्थाएं थी। तो आप सवाल केंद्र सरकार की योजनाओं पर जाए तो आज त्राहिमाम में महंगाई से, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। आप कह रहे हम तैयारी में। अरे आप तैयारी में जो आपने 9 संकल्प लिए थे 2017 में, उनमें एक भी आपने पूरा किया होता तो आज आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी। उत्तराखंड की जनता ये बहुत सजग है, ये बहुत समझदार है, ये जानती है कि आपको कितना समर्थन देना चाहिए। आपने जितनी भी बातें बताई ये तो बीजेपी से संबंधित है। क्या कांग्रेस जनता के बीच में जाकर अपने संकल्पों के बारे में बात करेगी कि भैया हम चुनाव के मैदान में आ गए हैं, हमारे संकल्प ये हैं?
जी कांग्रेस जब चुनावी मैदान में जाएगी तो क्या जनता के बीच में अपनी तैयारी या अपने संकल्पों के बारे में भी जानकारी देगी? निश्चित निश्चित, हमारा मैनिफेस्टो अब बहुत जल्दी आपके बीच में होगा। आपको आमंत्रित करेंगे, आप तो पत्रकार हैं, आपसे कहाँ छुप सकता है। जी, हमारे साथ यहाँ पर हेमा भंडारी भी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखेंगी। हेमा जी, जिस तरह से तारीखों का इंतजार लगातार किया जा रहा था, उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार तमाम नेता ये मानकर चल रहे थे कि अगर कल से भी ऐलान हो जाता है तो हम आज से भी तैयार हैं। तो थोड़ी देर बाद हेमा जी से हमारा यहाँ पर संपर्क होने वाला है, अभी इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है। तो जिस तरह से सीधे तौर पर सीमा जी आपके ऊपर पलटवार किया, कांग्रेस का ये मानना है, जिससे मैंने प्रश्न पूछा था कि काम को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार ये काम अब गिना भी रहे हैं, जैसे आशा कार्यकर्तियों से जुड़े हुए तमाम कार्य हो गए, या तमाम जो राज्य प्रायोजित योजनाएं थी या जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ संबद्ध योजनाएं उनके बारे में। क्या कुछ ऐसा है कि विपक्ष तक ही ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, या जनता तक आपने बात पहुंचा दी है, विपक्ष की आपने चिंता नहीं की? विपक्ष ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। जनता को सब पता है। हम लोगों ने जितनी योजनाएं करी, आप ये कहते थे कि रैली कर रहे, एक्चुअली हम रैली नहीं, हम अपनी योजनाएं उनको बताते थे कि इतनी योजनाएं हैं, इससे लाभान्वित होइए, लाभ उठाइए इसका। होता क्या था कि इतनी योजनाएं सरकार चलाती थी, लेकिन जो एक्चुअल जो डिजर्व करते थे उन चीजों को उनको नहीं पहुंच पाती थी। तो अवेयरनेस भी बहुत जरूरी होती है। यही हमने काम किया इन दिनों कि हमने जितनी योजनाएं लॉन्च करी उसके बारे में लोगों को बताया। सिर्फ ये हमारी रैली का मेन उद्देश्य सिर्फ उनकी अपनी योजनाओं को बताना था और उनको ये कहना था कि इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, क्योंकि जैसे बेरोजगारी की आप बात करो, बेरोजगारी में सिर्फ ये नहीं आता कि आप नौकरियां दो, नौकरियां भी हमने बहुत दी है और हमने ये कह भी दिया कि हम 22,000 नौकरियां हम भरेंगे, रिक्त पद जो है। लेकिन हमने साथ साथ स्वरोजगार योजना को भी इसलिए लागू करा क्योंकि स्वरोजगार योजना के तहत जो लोग, अब फिर से कोरोना काल जैसी स्थिति हो गई है तो लोग अभी भी 1-1 साल से बच्चे ऑनलाइन जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो उस तरीके से जो लोग प्रवासी थे जो यहाँ पर आके बस गए थे, यहाँ सेटल हो गए थे, उन्होंने यहाँ पर आके काम करा अपने पेरेंट्स के साथ। जो पेरेंट्स भी बेचारे घर बैठे थे उनको भी साथ में इन्वॉल्व कर लिया। इतने बड़े बड़े घर हमारे 6-6, 10-10 कमरों के घर हमारे पहाड़ों में खाली पड़े जो हमने होम स्टे करके लागू करे, उससे होम स्टे बने थे, कितने और लोगों को फायदा मिला, ये सब चीजें भी थी और हमने वही जागरूक कराया। लेकिन विपक्ष को सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तिलमिला रहे हैं, किसी यानी बिल्ली खम्बा नोचा वाला हाल है कि अब हम करें क्या। चाहे वो देवस्थानम बोर्ड हो, हमने वापस लिया तो भी उनको जो है ये कहते हैं कि सारा क्रेडिट हम ले लेते क्योंकि हमने कराया। 1 रैंक 1 पेंशन हमने सोचा, हमने कराई। मतलब हर चीज में खाने की जरूरत नहीं होती क्रेडिट, कभी कभी प्रशंसा भी कर दिया करते हैं और कभी कभी जनता की भलाई के लिए मुस्कुरा भी देते हैं कि हाँ भाई इसमें जनता की भलाई है, कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग जनता के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं, ना इन्होंने कभी सोचना है। ये तो सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। और इनके नेता ये जो मुझे बार बार बोल रहे थे, अभी सुना रहे थे कि हमने 3 मुख्यमंत्री दिए, हमने विकास कभी नहीं रोका। 3 मुख्यमंत्री चलिए किसी कारणवश अगर बदले गए होंगे, लेकिन विकास की गति कभी नहीं रुकी और दूसरा बनने के बाद और तीव्र गति से बढ़ी। हमने विकास नहीं रोका, कुछ हमारे टेक्निकल होंगे इश्यूज जो हमने अपने मुख्यमंत्री बदले, लेकिन इनके पास तो मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है। या आप ये बताइए, ये वो वाले मुख्यमंत्री को कंटिन्यू करते रहे जिसने कहा लूट लो कसूट लो, मैं आंखें बंद करके पड़ा हूं, और इनके पास वही एक जो चेहरा है जो जिसको ये लोग हाई प्रोफाइल बना के रखते हैं। इनका जो युवराज है वो अपने नानिहाल में पड़ा रहता है 6-6 महीने, और जो माता रानी जी हैं जो इनकी, वो उनको पता ही नहीं दे हमारे भारतवर्ष की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, हमारा भारतवर्ष चलता किस तरीके से। तो आप इनको देंगे नेतृत्व, इनको किस मुंह से जनता नेतृत्व देगी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर आरपी रतोड़ी, जिस तरह से जी जवाब दीजिए आरपी जी। नहीं, भाषा का प्रयोग ठीक करें, आप चैनल पे हैं, मोदी आपके पिताजी जरा पहले घोषित करें भाषा का। तो जब आप चैनल पे हैं, अरे अपनी योजना गिनाएं। ये क्या होता है, ये राजनीतिक पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं क्या? निरंतर योजनाएं गिना रही हूँ, आपको योजनाएं। अरे आपके मोदी जी पिताजी हैं, ये बताया आप लोग योजनाओं को आपने, मोदी जी आपके पिताजी हैं। चारधाम यात्रा कितनी सुलभ हो गई है, दिल्ली तक आना। अरे मोदी जी पहले आपके पिताजी हैं, ये बताया। देहरादून टू दिल्ली कॉरिडोर जो बन रहा है उसकी आपने कभी प्रशंसा नहीं करी। आपने मोदी जी आते चल जाते, प्रशंसा जैसा शब्द जानते ही नहीं है। प्रशंसा हम करते हैं जब आप अच्छा काम करते,
आपकी भाषा ही अगर संयमित नहीं हो, आप महिला होकर के इतनी अनियंत्रित भाषा, इतनी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रही हैं। पहले ये बताएं मोदी जी आपके पिताजी हैं, ये बताएंगे तो तब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहले आप स्वीकार करें मोदी जी आपके पिताजी हैं। क्या बोलो? छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत इतना नहीं होना है। आरपी रतूड़ी जी, जिस तरह से इनका बार बार पलटवार, ठीक है, छोड़ देते, ठीक है। सीमा जी, व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत टिप्पणी यहां पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, हर एक पार्टी से मेरा अनुरोध यही है कि देखिए, जो भी नेता हैं उनका एक सार्वजनिक कद होता है, पूरे देश में उनका कोई ना कोई उनका फॉलोअर होता है, हर किसी को मानने वाले लोग हैं, इसलिए भाषा जितनी नियंत्रित रहे उतनी हम सबके लिए ठीक है। आरपी जी, जिस तरह से एक यहां पर लगातार एक बड़ा प्रश्न ये बार बार खड़ा किया जाता रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर अक्सर विवाद छेड़ा गया। ये बार बार कहा गया कि नहीं, बीजेपी ने इतने चेहरे बदल दिए, बीजेपी के पास कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है। तो क्या अगर हम कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो उनके पास भी कुछ ऐसी विरासत रही है कि उनको भी बदलना पड़ा है, तो क्या ये मुद्दा चुनाव में होने वाला है या इससे अतिरिक्त तो कोई अन्य मुद्दे भी होंगे? देखिए आलोक जी, 10 साल कांग्रेस, 10 साल बीजेपी का कार्यकाल और 1-2 साल अंतरिम सरकार का कार्यकाल देखें तो हमने कितने मुख्यमंत्री दिए? 3 मुख्यमंत्री। इन्होंने कितने दिए? 8 मुख्यमंत्री। सवाल वो भी नहीं है हमारा। तो 2013 का वो जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं आदरणीय बहुगुणा साहब, अगर वो केदारनाथ आपदा को ठीक ढंग से संभाल लेते, उस कार्यक्रम को, योजना को तो बदलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो वहां विफल हुए तो कांग्रेस को उनको बदलना पड़ा। ये तो आदरणीय नारायण तिवारी जी पूरे 5 साल रहे, हमने नहीं बदला। लेकिन सवाल ये है कि ये अपने ही जो मोहर मार रखी है इन्होंने कि हमारा मुख्यमंत्री ये योग्य ठीक नहीं था, ठीक काम नहीं कर रहा था, उसको बदल दिया। आखिर बदलने की जरूरत क्या पड़ी? आप 4.5 साल तक उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ करते रहे। अगर वो मुख्यमंत्री आपके ठीक नहीं थे तो आपको समय पर रहते बदलना चाहिए। जब आपके पास समय नहीं है तो तब आप युवा चेहरा, अरे भाई वो त्रिवेंद्र सिंह जी तो बुजुर्ग, बिल्कुल। तो मतलब आपने ये कम से कम स्पष्ट किया कि एजेंडों पर बात होगी, मुद्दों पर बात होगी, विकास पर बात होगी। हमारे साथ हेमा भंडारी भी जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। हेमा जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पे। जिस तरह से तारीखों का ऐलान हो चुका है, कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाने वाली है? आलोक जी, हमारे जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं, जनता से जुड़े होते हैं, और हमारा मेन मुद्दा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। और इन्हीं मुद्दों से हमने दिल्ली में रखे थे, जिनको यहाँ पर एक न्याय का मुद्दा एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर हम इस समय चुनाव में उतरे हैं और उन वादों को पूरा करेंगे जो वादे हम जनता के सामने कर रहे हैं। उन्हीं के लेके जो है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी के जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो यहाँ पर जो भी घोषणा कर रहे हैं वो धरातल पर कर रहे हैं और वो करके दिखाएंगे और एक एक बात को पूरा करेंगे और जनता हमारा पूरा साथ दे रही है। तो मतलब आपको लगता है, और जिस तरह से आपने दिल्ली मॉडल की आपने बात करनी यहाँ पर शुरू कर दी है कि हम महिलाओं को इतने यहाँ पर रुपए दे देंगे, तीर्थ यात्राएं हम लोगों को यहाँ पर करवा देंगे, मतलब आपने बुजुर्गों को साधने की कोशिश की, महिलाओं को भी, और साथ ही बिजली की बात बार बार अब यहाँ पर हो रही है। आपको लगता है कि दिल्ली वाला मॉडल यहाँ पर कारगर होगा? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर कारगर होगा, क्योंकि यहाँ पर बिजली हमारी है, जबकि दिल्ली बिजली खरीदता है, उसके बाद भी हम यहाँ पर 200 यूनिट फ्री दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो अपनी बिजली है हमारी, यहाँ पर अपना पानी है, तो हम क्यों नहीं जनता को दे सकते? जब एक नेता, एक मंत्री, एक विधायक को फ्री मिल सकता है, तो हम भ्रष्टाचार को रोक के अगर आम जनता को दे रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि हम आम जनता जो गरीब तबके का है उतना हम दे सकते हैं। हमने पहले उसमें वर्क किया है कि हाँ ये चीज हो सकती है, तभी वो घोषणाएं की गई हैं। एक जुमलेबाजी नहीं की है कि हमने वोट दिया और वो होगा नहीं। ठीक है सीमा जी, तो जिस तरह की इनकी घोषणाएं होने वाली, जिस तरह की इनकी तैयारी होने वाली है, आप ये मान के चलती हैं कि नहीं कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी एक चुनौती के रूप में है चुनावी मैदान में? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो देखिए आपकी चुनाव में
उलझ के रह गई है और कांग्रेस को तो हम मानते ही नहीं है कि इस समय मैदान में है, क्योंकि उनके आपस में झगड़े निपटने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस को वोट देने का मतलब जनता को भाजपा को वोट देना है, तो भांगेश समझ लीजिए कि भांगेश हो रही है। तो जनता जिस विपक्ष की जिसकी तलाश की जनता को आम आदमी पार्टी के रूप में जनता के सामने है और जनता को मिल रहा है, तो जनता का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। हम जहां भी जाते हैं भरपूर सहयोग जनता देती है हमें। और इसका ये लोग आपस में उलझने में लगे रहते हैं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस छोटी सी चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी ने अपना अपना पक्ष रखा और ये बताया कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ये भी तय हो चुका है कि हमारी तैयारी कितनी पूरी है और कितना अभी इसको और आखिरी वक्त पर पूरा कर देना है। हर पार्टी ने दावा यही किया कि तैयारी हमारी पहले से चल रही थी, तैयारी हमने कर रखी है और अब मुद्दों की गर्जना उत्तराखंड की धरती में और तेजी के साथ सुनाई देने वाली है। कौन कौन से मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं, प्राइम न्यूज आपको दिखाने वाला है। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। ये रिश्ता विश्वास का हमें निभाना है, आपके लिए प्यारा सा घर बनाना है। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, फ्लैट्स, विलास, पेंट हाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन डिजाइन। बीसीसी ने यही इरादा दिल में ठाना है। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से